Hello children, this is the fourth part of the chapter. It could not be done. So children, in this video we will have the exercises given in this chapter. So first exercise is based on true and false. So statements or the sentences are written here. We need to understand after reading it, and definitely if you are able to understand these lines and if you have read the chapter properly, if you have gone through the videos properly, definitely it will be easy for you to identify whether the statements are right or wrong. So let's see the first sentence. Somebody said that everything can be done easily. So in this poem we had the line everywhere. Somebody के लिए क्या था? Somebody said it could not be done. It means this line is false. ये गलत है, wrong है. Number 2, he did not want to say that he could not do something till he had tried to do it. The next statement क्या बोलता है? Next statement कहता है कि वह तब तक बोलना उसने नहीं चाहा, वह तब तक उसने नहीं बोला जब तक उसने उस काम को करने की कोशिश नहीं करी. राइट. सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू से दैट ही कुड नॉट डू समथिंग टिल ही हैड ट्राइड. जब तक उसने कोशिश नहीं करी तब तक उसने कोई भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर सकता हूँ. सो यस, दिस इज़ ट्रू. Next, he showed everyone how worried he was when he tried to do something that people said could not be done. So, is it really that he or the poet showed his worries on his face to others? क्या जो poet था उसने अपनी problems को अपने face पर आने दिया? Of course not. He managed to do what he set out to do. So whatever the poet or the positive person decided, वो ऐसा कर पाया. Yes, he was able to do. और वो manage कर पाया. He tackled what he decided to do. The last sentence is he liked to sing while he was at work. Yes. सो जब भी वो काम करने जाता था या काम की शुरुआत करता था, ही वुड ऑलवेज प्रेफर सिंगिंग. राइट. तो अपने काम करने के दौरान वो गाना प्रेफर करता था. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट. नाउ विल सी दी नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ चिल्ड्रन, इन दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल हैव राइमिंग स्कीम. You may remember in your previous class we had this already, right? हमने rhyme scheme करा था. तो rhyme scheme क्या करेंगे? Because we already know this, so we will revise it. हम इसे फिर से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे. So rhyme scheme क्या होती है? Rhyme scheme basically जो line यानी जो पोम होती है, जो कविता होती है, वो जो लाइन जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ का जो वर्ड होता है, हम उस वर्ड के यानी लाइन के अंत वाले वर्ड का जो साउंड होता है, म्यूज़िकल राइम हम मैच करते हैं. लेट मी गिव यू दी ओल्ड एग्जाम्पल. दैट टाइम ऑल्सो आई गिव यू वन एग्जाम्पल. आवर नर्सरी राइम इट वॉज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. So children, अब आपने देखा कि फर्स्ट लाइन में क्या था? स्टार. दूसरी लाइन में क्या था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वॉट यू आर. सो स्टार और आर का जो साउंड है वो सेम यानी एक जैसा आ रहा है. हाई और स्काई, इसका भी साउंड एक जैसा आ रहा है. तो ये जो वर्ड्स एक दूसरे से मैच करते हैं, उनकी साउंड सुनने में सेम आती है.
हो सकता है वो अलग दिख रहे हो, लेकिन अगर उनका साउंड सेम आ रहा है तो हम उसको राइम स्कीम कहते हैं। जैसे लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा बाय बाय, सॉरी बाय और हाय, तो इसमें आई जो राइम है वो आ रहा है, राइम म्यूज़िक जो म्यूज़िक आ रही है वो क्या है, आई, ठीक है। तो राइम स्कीम बेसिकली इट गिव्स अ ब्यूटी टू द पोम और इट मेक्स इट इफ़ेक्टिव, उसको और ज़्यादा प्रभावशील बनाती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द लेडी आई फाइंड इज़ रियली वेरी काइंड, शी फीड्स द पुअर who come to her door, right? तो चिल्ड्रन अब आपने देखा यहाँ पर जो फाइंड और काइंड है दोनों एक ही जैसे ऑलमोस्ट साउंड कर रहे हैं, तो हमने इनको एक राइम दे दी ए, ठीक है। अब क्योंकि तीसरी और चौथी लाइन में पहले और दूसरी से राइम बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमने क्या किया, तीसरी और चौथी लाइन को दूसरा राइम दे दिया, वो क्या है, बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया थर्ड और फोर्थ लाइन को हमने क्या दे दिया, बी राइमिंग दे दी। तो अब इस पूरी 4 लाइन्स का जो राइम स्कीम बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए बी बी। दिस इज़ एज सिमिलर एज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, उसमें भी ए बी बी राइम ही बना था। Now children, I hope that you have understood again, because in the last class we had already done it, right? अब हमें क्या करना है, let me tell you, there is a question in your book, identify the rhyme scheme used in the poem it could not be done, right? आपकी जो पोम है बुक में दी हुई है, इट कुड नॉट बी डन, यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइम स्कीम। सो चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टैंजाज होते हैं, एक ही पोम में अलग अलग स्टैंजाज होते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर क्या होता है, एक ही राइम स्कीम फॉलो होती है, बट फिर भी यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू गो थ्रू ईच लाइन। आपको हर लाइन में जा कर के देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन में कौन सा राइम आ रहा है। So let me do first stanza for you, so that, but if I do it then definitely it will be easy for you to do. So abhi as I had already in the last poem, अभी जो हमने लेडी के बारे में पोम पढ़ी उसमें जैसा हमने समझाया था उसको माइंड में रखते हैं, उसको कर लीजिएगा। मैं एक लाइन समझा दे रही हूँ, नॉट होल स्टैंजा। somebody said that it could not be done, चिल्ड्रन ध्यान से सुनिएगा, somebody said that it could not be done, but he with a chuckle replied that maybe it could not be done, but he would be one, right चिल्ड्रन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज़, सो पहली और तीसरी लाइन की जो राइम है वो क्या है, सिमिलर है, ठीक है। डन और वन हो गया, तो हमने इसको ए दे दिया। ए इसलिए दे देंगे क्योंकि डन को हमने ए मान लिया, तो डन से जो जो मिलता जुलता होगा वहाँ पर हम ए लिख देंगे। फिर दूसरी लाइन अगर हम देखेंगे रिप्लाइड, और चौथी लाइन देखेंगे लिखा है ट्राइड, ठीक है। तो रिप्लाइड एंड ट्राइड, रिप्लाइड में हमने बी लिखना है। अब क्योंकि रिप्लाइड से मिलता जुलता ट्राइड है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, बी, राइट। फिर अगर हम फिफ्थ लाइन देखेंगे तो उसमें ग्रीन वर्ड आ रहा है, ठीक है, ग्रीन वर्ड आ रहा है। और अगर हम इसी स्टैंजा की सेकेंड लास्ट लाइन देखेंगे तो थिंग आ रहा है, तो थिंग एंड ग्रीन ऑलमोस्ट इंग साउंड दे रहा है, राइट। तो ये दोनों सी हो जाएंगे, ठीक है। ग्रीन GRIN और थिंग THING ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को हम सी मान लेंगे। अब हिड इट एंड डिड इट, ये कैसे हैं, ये बिल्कुल अलग है, ABC से बिल्कुल अलग है, तो इनको हम डी साउंड दे देंगे, डी राइम दे देंगे, ठीक है। सो नाउ दिस स्टैंजा आई हैव कम्प्लीटली क्लियर, दो आई सेड आई विल नॉट, बट येस I thought of explaining the whole stanza so that you can do the next week's stanzas on your own, right?
Now we'll do the next exercise. Now the next exercise is look up a dictionary for the meanings of these words. Make meaningful sentences with them. So children, nothing you need to do. You need to first understand the meaning of these words. So either you can take help of your book because these words are given in your textbook, और यू कैन गो थ्रू डिक्शनरी. आप डिक्शनरी में जा करके आप सिंपली यू कैन गेट ऑल द मीनिंग्स ऑफ ऑल द वर्ड्स जो दिए हुए हैं, लाइक प्रोफेसी, चकल, ट्रेस, सेल, ट्रैगल, ग्रेन. इन सब का मीनिंग आप डिक्शनरी से निकाल सकते हो, और यू कैन गो थ्रू योर ओन टेक्स्ट बुक. अब आपको करना है क्या है, यू नीड टू मेक आउट सम सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स, यूजिंग दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. लाइक प्रोफेसी, प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन, राइट. सो हमने मान लीजिए प्रोफेसी वर्ड यूज़ करना है, तो हमने कैसे यूज़ करना है, हमने मान लीजिए सेंटेंस बनाया, इसकी भविष्यवाणी, प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी. उसकी भविष्यवाणी कभी सच नहीं होती है, राइट. सो his prophecy is never made true, या he never makes true prophecy. सो इस तरीके से आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है, राइट. So children, I hope that you have understood these 3 exercises, and I wish that you complete it on your own, though I'll be solving all the exercise for you in the question bank. So children, take care, bye bye.